Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। इस बुक में 18 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, और सेकंड हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करती है। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इनमें बेसिकली जो स्टडी होती है वो मैटर के वो चेंजेस होते हैं जो कि एक सब्सटेंस में चेंज हो और उसके बाद कुछ अमाउंट में सब्सटेंस और फॉर्म हो या कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म हो, तो उन चेंजेस को हम जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में स्टडी करते हैं। ये लॉज जो है वो एम्पेरिकल लॉज होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉज होते हैं। और ये चार लॉज हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1785 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था एंटोनिन लवॉइजर, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। यानी कि ना ही मास बन सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन वो अपनी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा इजी होगा, इसलिए हमने आपके लिए हाइड्रोजन की या वाटर की एग्जाम्पल बहुत सिंपल और बहुत कॉमन एग्जाम्पल दी है। सबसे पहले जब हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। कैसे? और इसमें ये एग्जाम्पल जो है कैसे फिट हो रही है कि जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन दोनों की मासेस लेंगे बिफोर रिएक्शन, और उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म करती हैं, उसके बाद हम इन दोनों जो कंबाइंड वाटर की जो मास है वो जब हम लेंगे तो दोनों इक्वल होंगी। तो ये हमें ये शो करता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले मासेस सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन जो मास है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर चेंज हो रही है जो कि लिक्विड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है, जिस तरह से हम देखते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाती है। तो वो जंग किस वजह से लगता है? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसके ऊपर कोरोजन की या लेयर आ जाती है एक, उस लेयर को हम कोरोसिव लेयर या जो है रस्टिंग कहते हैं। तो वो जो रस्टिंग है, अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि आयरन के साथ रिएक्ट हो रहा है उस ऑक्सीजन के अमाउंट को या उस ऑक्सीजन की मास को मेजर करें, तो वो उतनी ही होगी कि जितनी आयरन के ऊपर रस्ट की मास है। यानी कि आयरन की मास और रस्ट की मास को हम जो कंबाइन करेंगे वो उस एक मास की इक्वल होगी कि जो आयरन की मास और ऑक्सीजन की मास है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि लवॉइजर ने परफॉर्म किया था, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डिकम्पोजिशन की थी रेड ऑक्साइड ऑफ मर्करी के रेड ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की थी और मेटेलिक मर्करी और एक गैस को फॉर्म किया था। उस गैस को उन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। एच लैंडोल्ट एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इन्होंने 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था और उनकी स्किल्स के बारे में स्टडी किया था ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडिटी चेक कर सकें। इसलिए उन्होंने एक एच शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया। उस ग्लास ट्यूब को उन्होंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया ताकि उनकी लिम्स में जब वो कोई केमिकल डाले या कोई भी सब्सटेंस डाले तो वो मिक्स ना हो। उन्होंने ग्लास ट्यूब का भी वेट चेक कर लिया। फिर उन्होंने एक लिम में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया और दूसरी लिम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। इन दोनों को ऐड कर लिया, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट होने से दूर रखा और इन्हें रिएक्ट नहीं होने दिया। ट्यूब को उन्होंने सील कर दिया ताकि कोई भी मटेरियल या कोई भी मास एस्केप ना हो सके रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद या रिएक्शन से पहले। ट्यूब का जब वेट किया गया मास डालने के बाद या सॉल्यूशंस या एसिड्स डालने के बाद वेट किया गया, तो जो वेट था और जो ट्यूब का वेट था इन दोनों को ऐड कर लिया गया। रिएक्शन करने के बाद यानी कि जब उन्होंने ट्यूब को शेक किया, ट्यूब में जो सॉल्यूशंस थे उन्हें मिक्स किया, तो उन्हें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट्स मिले और इसके अलावा HNO3 मिला यानी कि नाइट्रिक एसिड। इन्होंने क्या किया
कि जब जो प्रोडक्ट मिला है उसे का वेट चेक किया, जब उसका वेट चेक किया गया तो वो रिएक्शन का वेट, रिएक्टेंट्स का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों सेम थे। ये बात प्रूव करती है कि जब रिएक्शन हम करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद मास हमेशा सेम रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ मास चेंज नहीं होता। आम केमिकल चेंजेस में रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होती है जो कि मेजरेबल नहीं होती या बहुत कम होती है, जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस में, जैसे कि यूरेनियम के एटम की अगर हम फ्यूजन करें यानी कि इसकी ब्रेक डाउन करें छोटे एटम्स या छोटे जो है वो न्यूट्रॉन्स में, तो जो चेंज इन एनर्जी होती है वो नोटिसेबली लेस होती है, यानी कि उसे हम नोटिस कर सकते हैं और उस रिएक्शन के में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उससे कम होती है। तो ये बात बहुत इजीली इंडिकेट करती है कि यूरेनियम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कुछ अमाउंट ऑफ यूरेनियम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बात हमें इस बात का सबूत देती है कि हम हीट या रेडिएशन में इसे चेंज कर रहे हैं। और इसी रिलेशनशिप को बहुत ही मशहूर इक्वेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, E इक्वल टू mc² विच इज आइंस्टाइन इक्वेशन, जहाँ पर E की माना है एनर्जी अर्ग्स में, m की माना है मास ग्राम्स में, और c यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी रिलेशनशिप के बीच में मास और एनर्जी का जो प्रपोजल दिया गया 906 में, एक मशहूर फिजिस्ट मैथमेटिशियन जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने ये प्रपोजल दिया था। और इसको फॉलो करते हुए हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो मास है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो मास में जो चेंज या गेन और लॉस हो रहा है वो डिटेक्टेबल नहीं है, क्योंकि जो चेंज इन मास है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो मास की या कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो अभी भी सेम है, या से हम अगर मॉडिफाई करें तो वो इस तरह से होगी, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो गेन और लॉस ऑफ मास हो रही है वो डिटेक्टेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, जिसे हम काउंट नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। 18th सेंचुरी के एंड में केमिस्ट ने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने डेफिनेट या कांस्टेंट कंपोजिशन पर डिस्कशंस की। फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था लुइस प्रॉस्ट, उन्होंने 1799 में अपनी एक रिजल्ट दी, अपनी एक डेफिनेशन दी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि दैट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। अब इसका मतलब ये है कि अलग अलग अगर हम सैंपल लें किसी एक कंपाउंड के, तो उस एक कंपाउंड के अलग अलग सैंपल्स में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे जो कि एक सेम प्रोपोर्शन के साथ कंबाइंड होंगे। जैसे अगर हम 2 मोल ऑफ वाटर ले लें, तो वाटर के इन 2 मोल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो एक फिक्स्ड और एक कांस्टेंट रेशियो के साथ कंबाइंड होंगे। तो ये जो है वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन का 1 पार्ट है और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स हैं, तो इस प्रोपोर्शन को हम कॉन्स्टेंटली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में काउंट कर सकते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में काउंट कर सकते हैं। और इसकी एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन या बेहतरीन एग्जांपल एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जे ब्रिजेलियस, उन्होंने दी थी। जे ब्रिजेलियस ने 10 ग्राम्स ऑफ लेड को हीट किया था और उसमें सल्फर की डिफरेंट अमाउंट्स को ऐड किया। उन्हें एग्जैक्टली 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड हासिल हुआ। जब उन्होंने सल्फर को बढ़ाया या सल्फर की अमाउंट को इंक्रीज किया, तो उन्होंने 18 ग्राम्स ऑफ लेड यूज किया और 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर यूज किया। उन्हें एग्जैक्टली 11.56 लेड सल्फाइड फॉर्म हुआ। 8 ग्राम्स ऑफ लेड जो है वो बाकी अनयूज्ड रह गया। यानी कि जब हम एक कंपाउंड की या एक एलिमेंट एक सब्सटेंस की एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ दूसरे एलिमेंट के फिक्स प्रोपोर्शन के साथ एडिशन करेंगे, तो हमें एक
फिक्स अमाउंट या फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स मास की जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड पे किसी एक कंपाउंड का मास बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट साइड पे जो इंक्रीज मास होगा वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन में यूज नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर। अब यहाँ पर जो डिस्कस किया गया मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब कि एक ही एलिमेंट सेम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को, इस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इफ टू एलिमेंट्स, अब इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि if two elements combine to form more than one compound, the masses of element that combines with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers or in simple multiple of ratio। यानी कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस की फिक्स मास के साथ, तो जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक की मास को एक रेसिप्रोकल रेशियो के साथ बढ़ाएं या सिंपल मल्टीपल रेशियो के साथ बढ़ाएं जो कि स्मॉल होल नंबर्स में हो, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, उसमें हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लेते हैं और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें रेशियो में ऑक्सीजन को 1 लिया है और कार्बन का जो है रेशियो वो 1 लिया है, तो जो हमें रिएक्शन प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से जब हम कार्बन का 1 रेशियो लें यानी कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लें और ऑक्सीजन के 2 रेशियो लें यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लें, तो हमने यहाँ पर 2 जो रेशियो है वो ऑक्सीजन के लिए और 1 रेशियो कार्बन का लिया, तो हमें जो फॉर्म हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ये एक एग्जांपल थी कि हमने जो है वो किसी एक के रेशियो को बढ़ाया है और दूसरे के रेशियो को कांस्टेंट रखा है, यानी कि फिक्स रेशियो को हमने यूज किया है रेसिप्रोकल रेशियो के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है वो ओबे करती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एक बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से दी जा रही है कि जब हम नाइट्रोजन की फिक्स रेशियो को ऑक्सीजन की वेरिएबल रेशियो के साथ या वेरिएबल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन की फिक्स रेशियो के साथ, अब यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है कि जब हम मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो हमें वेरिएबल जो रेशियो मिलता है हमें वहां पर ऑक्सीजन का वो है 1, और जब मास रेशियो है ऑक्सीजन का वो है 1/8, और जब फिक्स मास है नाइट्रोजन की वो है 14। तो जब हमने फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन 14 को वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन 1/8 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें फॉर्म होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह से जब हम 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड पर। ट्राई से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो ऑक्सीजन होगा उसका रेशियो जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। जब हम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं 64 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, तो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटा से हमें मालूम हो रहा है कि 5 टाइम ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो हम 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर्ड ने दिया था और इसकी स्टेटमेंट ये थी कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स separately combines with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine should either in the same ratio or some simple multiple of it। अब इसका मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट्स अलग से किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो या तो उनकी मास फिक्स होती है यानी कि या तो उनका रेशियो फिक्स होता है या फिर उनका सिंपल मल्टीपल होता है। इसकी बेहतर इलस्ट्रेशन हम एग्जांपल्स के साथ ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि जब हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मीथेन फॉर्म करता है, जिसमें यहाँ पर ट्राइंगल के साथ जो आप हमने आपको ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जब कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो 12:4 ग्राम्स का
और इसके बाद जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो है 3:1, यानी कि 3 जो है वो पोर्शंस कार्बन के हैं और 1 पोर्शन जो है वो हाइड्रोजन का है। नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है कि कार्बन जो है वो मास के लिहाज से 12:32 ग्राम्स बन रहा है इसका रेशियो, और 3:8 जो है वो इसका रेसिप्रोकल रेशियो बन रहा है। तो 3:8 में 3 जो है वो कार्बन का पार्ट है और 8 जो है वो ऑक्सीजन का पार्ट है। अब इन दोनों में एग्जाम्पल में से अगर हम मीथेन में से हाइड्रोजन का पार्ट ले लें यानी कि 1 ले लें, और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का पार्ट ले लें यानी कि 8 ले लें, तो 1:8 के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के साथ हम वाटर फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई एग्जाम्पल एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो 32:32 रेशियो जो है वो मास का बनता है। इसी लिहाज से 8:8 जो है वो उसका रेसिप्रोकल रेशियो बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में, कार्बन का रेशियो हम 12 ले लें और ऑक्सीजन का रेशियो 32 ग्राम्स लें, तो इसमें जो रेसिप्रोकल रेशियो बनेगा वो होगा 3:8। अब इन दोनों एग्जांपल्स में से हम कार्बन और सल्फर दोनों का जो रेसिप्रोकल रेशियो है उसे ले लें। जिस तरह से कार्बन का अगर हम ले लें 3 और सल्फर का हम ले लें 8, 8 का जो सिंपल मल्टीपल होता है वो होता है 16, 8 2 16। तो अगर हम कार्बन के 3 रेशियो लें और सल्फर के 16 रेशियो लें, यानी कि 3:16 का हम रेसिप्रोकल रेशियो लें, तो हम फॉर्म कर सकते हैं कार्बन सल्फाइड, which is an extremely best example of law of reciprocal proportion. Next topic is to discuss about is atomic mass. Atomic mass एटम की उसके पार्टिकल्स पर और उसके प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करती है। जितना छोटा एटम होगा उसके पार्टिकल्स उसके अंदर उतने जो है वो छोटे होंगे और उसका वेट करना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल एटम पर डिपेंड करता है, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है वो है 1.6 into 10 power minus 24 ग्राम्स, विच इज वेरी स्मॉल मास, और इसको मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियरली हम इसको एक बैलेंस पर नोट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट को डिफरेंट मेथड्स और स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करने में, और उन्हें डिफरेंट स्टैंडर्ड मासेस के साथ कंपेयर करना पड़ता है ताकि वो जो है एक्यूरेट मासेस को फाइंड आउट कर सकें। 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक कार्बन के अंदर 12 जो है वो AMU की मास होती है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से इसकी 12 एटॉमिक मास फिक्स्ड होती है, यानी कि एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास होती है जिसका यूनिट होता है AMU। इसी टॉपिक को कंसिडर करते हुए या इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए 1 AMU को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon atom। का मतलब ये हुआ कि वो मास AMU को वो मास कहते हैं जो कि 1/12 हो कार्बन एटम की। जिस तरह से हम जानते हैं एटम्स जो है वो काफी एटम्स ऐसे हैं जिनकी मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी एटम्स में सेम एलिमेंट्स हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें जो कार्बन होता है वो 98.889% जो है वो C12 होता है, यानी कि कार्बन 12 AMU होता है, और 1.111% C13 होता है, यानी कि कार्बन 13 होता है। इसके अंदर कार्बन के जो एटम्स हैं तो वो बेसिकली होते हैं 12.011 AMU। अब इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ आपके लिए। The atomic mass of an element is now taken as the average mass of natural mixture of isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon 12 AMU। ये वही उसी बात की स्टेटमेंट है जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दी है। इसी वजह से जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन की है वो है 16 AMU और सल्फर की जो है वो 32 AMU। मैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपके लिए एक दफा पढ़ लेती हूँ। The sum up number of proton and neutron present in an atom is called atomic mass। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं सोडियम की जो है 23 AMU, पोटेशियम की 39 AMU, हाइड्रोजन की 1 AMU और ऑक्सीजन की 16 AMU। एटॉमिक मास के साथ अक्सर मोल्स को डिस्कस किया जाता है।
जिस तरह से मैं आपके लिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ. The atomic mass, molecular mass and formula mass of a substance expressed in grams is called mole. यानी कि किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल में इसकी जो मास है, और फॉर्मूला मास यानी कि फॉर्मूला में इसकी जो मास है, उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सोडियम की एटॉमिक मास है 23 AMU, तो इस 23 AMU को जब हम 23 ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगी सोडियम की मोल्स, यानी कि सोडियम के मोल्स होंगे 23 ग्राम्स. इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. अब हम आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूलाज पर. केमिकल फॉर्मूलाज होते क्या हैं? केमिकल फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला आपको बता दूं कि क्या होते हैं. किसी भी एलिमेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं. ना सिर्फ उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बल्कि उनकी जो जिस रेशियो में वो कंबाइंड है या जिस रेशियो में वो हमें अवेलेबल है, हमारे पास है, उसे भी हम उसका केमिकल फॉर्मूला में ही काउंट करते हैं. जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड. ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल ऑफ क्लोराइड लें. इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल है, तो जो रेशियोज होंगे केमिकल के अंदर वो भी केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, और उन केमिकल्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाएगा, वो भी केमिकल फॉर्मूला दिखाएगा. यहाँ पर दो टाइप के केमिकल फॉर्मूला थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पर. मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ. द फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स of different elements in a compound is called empirical formula. यानी कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जिसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें अवेलेबल हो. जैसे कि हमारे पास अगर हम एक फॉर्मूला ले लें, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो कि है C6H6. बेंजीन जो है वो इंडिकेट करता है इसमें कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं. तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हुआ वो 6:6 हुआ, या फिर हम उसको सिंपलेस्ट करके 1:1 भी कर सकते हैं कि एक पार्ट हाइड्रोजन का और एक पार्ट कार्बन का. इसके अलावा एग्जांपल्स ग्लूकोज के हम ले सकते हैं कि C6H12O6, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो है 6:12:6 रिस्पेक्टिवली. लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि 6 को हम 1 टाइम रखें और 12 को 2 टाइम्स और दूसरे 6 यानी कि ऑक्सीजन के रेशियो को भी 1 टाइम रखें, तो हमारे पास रेशियो सिंपलेस्ट हो जाएगा 1:2:1. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होगा वो होगा CH2O. ये जरूरी नहीं है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो रेशियो है वो एक्चुअल नंबर्स में रिप्रेजेंट करें. यानी कि जिस तरह से हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ली या बेंजीन की एग्जांपल ली कि C6H6 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके C या H भी लिख सकते हैं, CH भी लिख सकते हैं. सिंपली जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो रियल नंबर्स को शो नहीं करता, वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है. अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर. द फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ different elements present in the molecule is called molecular formula. Molecular and formula masses. सबसे पहले हम आ जाते हैं molecular mass पर. स्टेटमेंट ये है कि the molecular formula mass या molecular mass जिसे हम कहते हैं of a substance is the sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a substance or molecule. यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, तो जो उस सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, तो उन तमाम एलिमेंट्स की जो मासेस होंगी उन्हें जब हम कंबाइन करेंगे, उन्हें जब हम सम अप करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जिसे हम कहते हैं. सबसे पहले मैं जैसे कि आपको अक्सर एग्जांपल सबसे पहले वाटर की देती हूँ कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो जब हम 1 यानी कि जो हाइड्रोजन की मास है 1 है, उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो 1 into 2 is equals to 2. और 16 हमारी जो ऑक्सीजन की ग्राम फॉर्मूला मास है 16 है, उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 as we all know. तो 16 और 2 को जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 18 AMU। तो ये हो जाएगी वाटर की फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की एक और एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की ले सकते हैं, जिस तरह से 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, और कई इतनी एग्जांपल्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की एग्जांपल में बहुत बेस्ट फिट होती हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला मास पर। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास की डेफिनेशन ये है कि जब हम formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of the substance। यानी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास, अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, टेबल सॉल्ट जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हम एटॉमिक मासेस तमाम एलिमेंट्स की इसके अंदर जो सोडियम की एटॉमिक मास है और क्लोराइड की एटॉमिक मास है, इन दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि जिस तरह से हमें पता है सोडियम की एटॉमिक मास है 23 AMU और क्लोराइड की एटॉमिक मास है 35.5 AMU। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5 AMU, विच इज फॉर्मूला मास। अब हम आ जाते हैं एवोगैड्रो नंबर पे। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली होता क्या है? ये एक सिंपल नंबर है जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने दिया था, जिसका प्रपोजल एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा गया। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स हो, आइंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट हो, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यानी कि एक सब्सटेंस का जो भी हम एक मोल लेते हैं, जैसे वाटर का एक मोल लिया, कार्बन का एक मोल लिया, किसी भी चीज का हम एक मोल एज ए क्वांटिटी लेते हैं, तो हर एक मोल के अंदर एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.02 into 10 power minus 23। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। n का मतलब होता है, n जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये एक नंबर है सिंपल, और a का मतलब होता है एवोगैड्रो, यानी कि एवोगैड्रो के ऑनर में इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा गया है, तो इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हमने कार्बन का, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हम कार्बन का एक मोल लें, उसके अंदर 12 ग्राम्स होते हैं इसकी मास, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर होंगे 6.02 into 10 power minus 23 पार्टिकल्स। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम लें, वाटर लें, कैल्शियम कार्बोनेट लें, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में होते हैं 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स के अंदर 6.02 into 10 power minus 23 पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर इसे ही हम कहते हैं। केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 2 में पेज नंबर 22 पे प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व की गई हैं, जो कि बेहतरीन एग्जांपल्स हैं एवोगैड्रो नंबर की। इसके अलावा प्रॉब्लम 3 पर हम लोग आते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, यानी कि हमें मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में। जैसे कि हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो उसके अंदर 12 ग्राम्स ऑफ, उसकी मास जो है वो 12 ग्राम्स होगी, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.02 into 10 power 23 एटम्स होंगे। और उन एटम्स को जो हम ये बात इंडिकेट करती है कि जो 6.02 into 10 power minus 23 एटम्स है कार्बन के, उनका वेट है 12 ग्राम। तो हम 1 एटम ऑफ कार्बन को अगर हम लेते हैं तो उसको हम 12 ग्राम्स को 6.02 into 10 power minus 23 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1.993 into 10 power minus 23 ग्राम, जो कि है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मास हमें एक कार्बन एटम की मिली हुई है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एटॉमिक मास इन ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 into 10 power 23 और मास हमें मालूम हो चुकी है 12 ग्राम्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम के लिए 12 ग्राम्स को 6.02 into 10 power minus 23 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.99 into 10 power minus 23। सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंज। एनी चेंज which alters the composition of a substance is called a chemical change, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। In this type of reaction one or more substance are formed, यानी कि इस किस्म की रिएक्शन में
एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं जैसे कि जब आयरन रस्ट होता है, मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में अक्सर आयरन की एग्जाम्पल दी है कि जब मेटल या आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है तो एक रस्ट की लेयर बन जाती है जो कि इसकी कंपोजिशन में यानी कि आयरन की कंपोजिशन में चेंज लाती है। वो जो रस्ट की लेयर चेंज ला रही है ये होगा एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज की, जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें कोल की, कि जब कोल बर्न होता है तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है जो कि गैस है, और जब वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, जब वो बिल्कुल व्हाइट एशेस की फॉर्म में आ जाता है तो वो एक पाउडर जैसा ऐश बन जाता है जो कि केमिकल चेंज है या उस कोल की फॉर्म में चेंज आ रहा है, तो इसे भी हमें केमिकल चेंज की एग्जांपल में लेंगे। कोल की जो बर्निंग है वो एक केमिकल रिएक्शन में है, केमिकल चेंज, और जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एयर में से कंबाइन होकर पूरे सब्सटेंस को चेंज कर देता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कि केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि केमिकल रिएक्शन की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं: डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट इज कंबस्टन रिएक्शन। फर्स्ट हम आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? वर्ड्स डिकम्पोजिशन से ही हमें मालूम हो रहा है, डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोज होना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना या डिवाइड होना, सिंपलर फॉर्म में चेंज होना। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड ब्रेक हो, उसके बाद दो या दो से ज्यादा सिंपल या आसान लफ्जों में हम कहें कि इसको स्प्लिट करके दो और सब्सटेंसेस फॉर्म हो तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी बेहतरीन मिसाल कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, और ये एक बहुत की पॉइंट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर वो हीट की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, उसको हम हीट करते हैं तो हमें फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ऑल्सो एक सॉलिड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से हमें दो सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोरेट दोनों सॉलिड है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो है वो गैस है जो कि ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं। फिर हम आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन से हम जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, या हो भी सकती है एनर्जी रिक्वायर्ड लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन में दो सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड करते हैं, यानी कि दोनों को ट्रीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से पहले मैं आपके लिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। अ रिएक्शन इन विच two or more substance combines to form one new substance is called addition reaction, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन हो और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने या एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बने तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है सोडियम जब क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। वाटर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म करता है, या इसके अलावा जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो वाटर फॉर्म करता है। बहुत सारी दूसरी भी एग्जांपल्स है एडिशन रिएक्शन की। लास्ट हम आ जाते हैं इस स्लाइड पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टेटमेंट इज
The reaction in which one atom or a group of atom displaces another atom or a group of atom, the reaction is said to be single displacement reaction. इसकी एग्जांपल्स बहुत इजी हैं कि जिस तरह से जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है जिंक के साथ, यानी कि जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है। जब जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाता है तो हमारे पास बच जाती है हाइड्रोजन गैस, तो इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली। इसके अलावा जब सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर भी सोडियम ने। फिर जब हम क्लोरीन गैस को जब रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमीन की जगह को, तो पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन के वेपर्स फॉर्म होते हैं। और हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स सो दैट टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करें ताकि नए दो कंपाउंड्स फॉर्म हो सकें, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो कंपाउंड्स अपनी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्यूशन है या एक्वस है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सोडियम नाइट्रेट की और सिल्वर क्लोराइड की, जो कि एक सॉलिड है। तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो फॉर्मेशन होती है सोडियम नाइट्रेट की और सिल्वर क्लोराइड की। अब इसके अंदर सोडियम ने अपनी जगह नाइट्रेट के साथ रख ली, यानी कि नाइट्रेट ने सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ डिस्प्लेसमेंट करके सोडियम के साथ कंपाउंड बना लिया, और क्लोरीन ने नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट करके सिल्वर के साथ कंपाउंड बना दिया। दूसरी एग्जांपल है जब हम फेरिक सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास फॉर्म होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरिक क्लोराइड। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसकी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करवाते हैं हमसे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बहुत एक अहम पॉइंट है, यानी कि की पॉइंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनके बारे में बेटर हम डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। फिलहाल हम इसे यहीं पर रहने देते हैं और न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट लास्ट हम आ जाते हैं कंबस्शन रिएक्शन पे। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और एयर में से जो ऑक्सीजन को ले और जो है वो रैपिड हीट या फ्लेम को रिलीज करे, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो वो मीथेन एक गैस है जिसको हम बर्न करते हैं तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करती है। तो जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से जब कार्बन को हम बर्न करते हैं एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट को प्रोड्यूस करती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट रिक्वायर्ड थी और कंबस्शन रिएक्शन में हमें हीट फॉर्म हो रही है, या जो बाय प्रोडक्ट है उसमें हमें हीट मिल रही है। हम आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जे ब्रिजीलियस ने। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्टहैंड मेथड of describing the chemical reaction in the form of symbol और एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं सिंबल्स या फॉर्मूला की फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं जो कि राइट हैंड साइड होता है। इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है एक एरो से जो कि कुछ इस शेप में होता है, यानी कि एक एरो की हेल्प से दोनों को ज्वाइन किया जाता है। अगर ये एरो इस तरह का है तो वो एक हो जाएगा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन अगर एरो इस तरह का है
यानी कि डबल हेडेड है, तो जो रिएक्शन होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो वापसी रिएक्टेंट में चेंज हो सके, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो बनाया है वो कभी रिएक्टेंट में चेंज ना हो सके, इसके लिए केमिकल प्रोसेस किए जाए अगर उसे वापसी रिएक्टेंट की फॉर्म में लाना है। इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे, और फिर एरो से हम इसको शो करेंगे क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो जो वाटर की फॉर्मेशन होगी तो वो वाटर प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा दूसरी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम इसी हाइड्रोजन को जब हम लेंगे तो इस हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो कोएफिशिएंट्स होगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो एक और कोएफिशिएंट्स होगा। तो हाइड्रोजन और वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो फॉर्म करेगा वो तीसरा कोएफिशिएंट्स होंगे। इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो एरोस के ऊपर जो हम कैटलिस्ट लिखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा कौन सी चीज ऐड की है जो कि रिएक्शन में परफॉर्म नहीं कर रही, इसके अलावा जो टेम्परेचर दिया जाता है या जो टेम्परेचर रिलीज होता है वो हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, जो कि डिनोशन देता है कि इसमें हमने और क्या क्या ऐड किया है इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा। ये सारे केमिकल इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन की कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी डिनोशन देते हैं, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे लिए अहम है कि हमें पता हो कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो किस किस चीज से बना हुआ है। जैसे कि अगर कार्बन, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बना हुआ है, इसमें कैल्शियम में कार्बोनेट है, कार्बोनेट की कितने एटम्स है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन की कितने एटम है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में उनका कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा अगर ये हमें नहीं पता होगी तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि केमिकल कौन सा है, इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला पता होने के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कितनी क्वांटिटी में है, ताकि हम ये इक्वेशन को बैलेंस करते हुए लिख सकें कि हमने किस क्वांटिटी में इन्हें लेना है। जैसे कि हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ही हम ये प्रूव कर पाएंगे कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्म की इक्वेशन है या की डिनोशन है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे दोनों तरफ सेम होने चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिंक को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक यानी कि Zn जो कि एग्जांपल लिखी हुई है, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो जिंक सल्फेट फॉर्म करते हैं, यानी कि ZnSO4। तो जिंक अलग है और वो कंबाइन होता है सल्फेट के साथ, वो कंबाइन होता है सल्फेट के साथ। इसके अलावा हमारे पास बच जाता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो एरो है वो ये बताता है कि कितने जो है वो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस हुए हैं जिंक और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक हमने कितना यूज किया कि हम प्रोड्यूस कर पाए हैं, गिव कर पाए, यील्ड कर पाए या फॉर्म कर पाए हैं जिंक सल्फेट। एरो जो है वो यील्ड, प्रोड्यूस, गिव या फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन जो है यहाँ पर लिखी हुई साइन लेफ्ट हैंड साइड पे वो ये बताती है कि रिएक्ट्स विथ, यानी कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर डिनोट कर रही है कि किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो राइट हैंड साइड पे है वो इक्वेशन को बता रही है कि एंड, यानी कि जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिली है। तो एंड को राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्ट विथ, यानी कि जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, यहाँ बहुत ही अहम पार्ट है केमिकल इक्वेशन के लिए। जब तक हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम उससे समझ नहीं पाएंगे वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसका पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। केमिकल इक्वेशन की जो बेसिकली मीनिंग है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर हमें इनसे मालूम होती है, और इसके अलावा वो किस क्वांटिटी में किस नंबर में जो है वो कंबाइन हो रहे हैं वो हमें मालूम होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस नंबर में कंबाइन होते हैं वो हमें केमिकल इक्वेशन से मालूम होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तमाम केमिकल इक्वेशंस
जो है वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम होने चाहिए हर एलिमेंट में, और दोनों साइड्स पर, इक्वेशन की दोनों साइड्स पर वो सेम होने चाहिए। हम चेंज कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स को, जैसे कि नंबर इन द फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के सामने जो नंबर है उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते, यानी कि उन नंबर में से फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते। हमें ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्रिप्ट फॉर्मूला को चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला की मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि H2O यानी कि O1 वाटर होता है, और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कि एक एसिड है। हमें ये चेंजिंग्स बहुत अहमली इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इसके अलावा जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है, और वाटर बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है, तो हमें ये नंबर्स याद रखने हैं कि हम सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम 2H2O लिखते हैं और 3H2O लिखते हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स 3H2O में होंगे, और 2H2O में यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि कोएफिशिएंट को रिड्यूस कैसे करते हैं, इनकी स्मॉल होल नंबर्स में हम रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि जो नेसेसरी ये है कि डिवाइड करें हम उन्हें कॉमन डिवाइजर से, यानी कि जैसे अगर दोनों साइड पर एक कोएफिशिएंट है, जैसे 2 एक तरफ है दूसरी तरफ 3 है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जगह पर 2/2 हो जाएगी जिसका आंसर 1 होगा, दूसरी जगह पर 3/2 हो जाएगा। तो तकरीबन जो नंबर्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स ऑफ और रिएक्टेंट के जो है वो सेम रहेंगे, उनकी बैलेंस में रहेंगे। ज्यादातर केमिकल इक्वेशंस में जो कि बैलेंस्ड होती हैं, वो जो है बहुत ज्यादा मेथड्स के बाद उन्हें बैलेंस, बहुत ज्यादा ट्रायल्स, बहुत ज्यादा एरर्स के बाद उन्हें बैलेंस किया जाता है, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने में। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एन इक्वेशन। तो हमने राइट हैंड साइड पे सारे जो है वो प्रोडक्ट लिखने हैं जो हमें फॉर्म हो रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे रिएक्टेंट्स लिखने हैं जिनको हम कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। इसके बाद हमें नंबर्स को बैलेंस करना है, एटम जो है दोनों तरफ कितने कितने हैं उन्हें हमें बैलेंस करना है। जैसे वाटर की इक्वेशन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमें H2O मिलता है, लेकिन इसमें 2H है और एक O है, तो जब हम हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हम हाइड्रोजन के साथ 2 लगाएंगे ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस रहे। उसके बाद अच्छा बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। फॉर दिस multiply the formula of coefficients so as to make number of atoms same on both sides, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए, इसलिए हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स के साथ। जैसे कि हमें अगर, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि एक तरफ हमने वाटर के फॉर्मूला में 2H रखे हैं और दूसरी तरफ 3H है, तो हम 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उस तरफ भी 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा इसकी वजह से दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। फिर आ जाता है द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन exist as diatomic molecule। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में हमें मिलते हैं। We must write them as such in chemical equation। तो हमें उन्हें वैसे ही लिखना है जैसे कि केमिकल इक्वेशन में वो हमें लिखे हुए हैं, यानी कि उनको चेंजिंग नहीं करनी है। प्रोडक्ट साइड पे भी और रिएक्टेंट साइड पे दोनों सेम रहेंगे। फाइनली चेक द बैलेंस इक्वेशन टू बी श्योर दैट नो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हमने आखिर में ये चेक करना है कि काइंड ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा बुक में हमारी एग्जाम्पल दी गई है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। हम आपको अभी एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए या आपको रिक्वायर्ड है और एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 बेसिक स्टेप्स हैं, एक रिएक्टेंट साइड है और दूसरा प्रोडक्ट साइड है। तो हमने रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को दोनों को बैलेंस करना है, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड पे एक जो है वो पोटेशियम है, प्रोडक्ट साइड पर भी एक पोटेशियम है। रिएक्टेंट साइड पे एक क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक क्लोरीन है। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है। तो हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो सेकंड स्टेप में हम ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट लगा देंगे, जिसकी हेल्प से दोनों तरफ ऑक्सीजन शायद सेम हो जाए।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रेट जो था वो थे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे थे 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ये वाला ऑक्सीजन ठीक है। तो इन ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ 2 अगर लगाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, 2 अगर लगाएंगे तो 4 होगा, तो ये वाला जो है वो 3 हो जाएगा। हमने ऐसा कोएफिशिएंट लगाना है जो कि हम दोनों तरफ लगाएं और उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस्ड हो जाए और बाकी की इक्वेशन भी बैलेंस रहे। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया, हम कोएफिशिएंट ये इंपॉर्टेंट नहीं कि दोनों साइड पे सेम लगाए, तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लगाने के बाद पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2 हो गए हैं। अब पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर को बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि थर्ड स्टेप में पोटेशियम और क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे इनके साथ 2 को, ताकि इसमें भी हम इनके नंबर को बैलेंस कर सके। अब रिएक्टेंट साइड पे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है और 6 ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड पे 1 क्लोरीन, 1 पोटेशियम और 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, हमने उन्हें नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। पोटेशियम और क्लोरीन के साथ हम 2 लगा देंगे ताकि दोनों तरफ 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वलाइज्ड हो जाए। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में की फॉर्म में हमें मिलेंगे, यानी कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन पे किस तरह से मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। The coefficient of chemical reaction represents the number of moles and not masses of molecules, यानी कि जो कोएफिशिएंट्स हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़े कि हम कोएफिशिएंट लगा के बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं, तो बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं वो एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की मास को। यानी कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में। लेकिन जो मासेस हैं उन एलिमेंट्स की वो हम बैलेंस इक्वेशन में नहीं बताते। बेशक हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो कोएफिशिएंट होते हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को हमें रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है। बैलेंस इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होती है एक केमिकल रिएक्शन की, उससे हम केमिकल की मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट को यूज करके बैलेंस इक्वेशन के अंदर हम मोल रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ मोल रेशियो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमें चाहिए हैं उनके मोल रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उनके मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्वर्ट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनटू मासेस इफ रिक्वायर्ड बाय द मास, यानी कि हम कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को मासेस में अगर मासेस रिक्वायर्ड हो, यानी कि अगर हमें मासेस चाहिए तो हम मासेस के लिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देंगे मासेस में।